दीपा मम्मी 21,000 रुपये कार्ड लाइयो। हाँ साहब क्यों? हाँ 21 लो। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 68वीं जिला स्तरीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय 17-19 वर्षीय आयु वर्ग छात्र छात्रा सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता 2024-25 के उद्घाटन के अवसर पर मैं बधाई दूंगा डेरू ग्राम पंचायत को, डेरू गांव को और शिक्षा विभाग उन तमाम अधिकारियों को जिन्होंने दिन रात एक करके बच्चों को कठिन परिश्रम के रास्ते यहाँ तक लेके आए। बहुत बहुत आपको बधाई। और मैं माफी चाहूंगा कि मैं कम से कम 5 घंटा आपको भी देरी से आया। 5 घंटा, हेलो, 5 घंटे की देरी मुझे पहुंचने के अंदर हो गई। मेरी माता जी की तबीयत खराब थी, कल मैं शाम को उनको लेके जयपुर गया, लेकिन चूंकि आज इलाके में 3-4 बड़े कार्यक्रम है टूर्नामेंट के, मैं छात्र जीवन से, छात्र संघ और नौजवानों से हमेशा जुड़ा रहा, आपसे बहुत बड़ा लगाव है। मैं डॉक्टरों से छुट्टी लेके आया हूँ, मैंने कहा मैं रात तक वापस आ जाऊंगा और एक बार बच्चों के बीच में अपनी उपस्थित देता हूँ। गाँव वालों को धन्यवाद दूंगा। मैंने इनको कहा कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, इन्होंने कहा MP साहब चिंता नहीं करें, आप लेट हो जाए, लेकिन एक बार आप आए। और डेरू गाँव के अंदर मैं कोई नया नहीं हूँ, 50 साल से आप लोगों के बीच हमने सेवाएं दी और आपने दोनों हाथों से मेरे परिवार को, मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया, हमेशा आगे रखा। आज जो विकास नजर आ रहा है, निश्चित रूप से कुछ कमियां विकास की जरूर रही होगी, लेकिन विकास 2008 के बाद अनवरत खींवसर के अंदर चला और विकास का एक परिणाम है कि आज नागौर के हमारे बच्चे, खींवसर के हमारे बच्चे बच्चियां खेल के मामले के अंदर, पढ़ाई के अंदर हर जगह ताल ठोकरे, हर जगह अग्रणी पंक्ति के अंदर खड़े। निश्चित रूप से अब वो पुराना नागौर नहीं रहा जिसके लोग कहते थे नागौर जिसमें घोर नहीं करें, अब कहते हैं नागौर वाले आगे RJ 21। ये पूरे देश के अंदर डंका नागौर जिले का बज रहा है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिश्रम आपने हमने मिलकर किया और वीर तेजाजी महाराज का जयकारा, डेरू गांव के अंदर तेजाजी महाराज का मंदिर भी है और तेजाजी के जयकारे के साथ पूरा गांव सारी पार्टीबाजी भुला के एक साथ एक मंच पे खड़ा मिलता है। मुझे तो हमेशा सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे याद है 2003 में जब पहली बार लड़ा था, 2 किलोमीटर दूर आए थे आप लोग मुझे लेने के लिए, उस समय बिना दल के मैं आया था और लगातार अलग अलग चिन्ह से आपके बीच आया। आपने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हाँ, आपसी मनमुटाव आप लोगों को हो जाते हैं क्योंकि अपन तो किसान है, जब तक आपस में नहीं लड़े तो किसान कौन कहेगा? किसान तो लड़ना ही आपस में, क्योंकि सत्ता पर हमें पहुंचना नहीं, आपस में लड़के और वही रहना नीचे। इसलिए भाइयों एक ही सीख आपको दूंगा कि आपस के झगड़े खत्म करके हमें सत्ता के शिखर पे जाना है। आज जो हालात बने, अभी जिस तरह बरसात हुई, अतिवृष्टि हुई, कहीं ओलावृष्टि हो जाती है, कहीं अकाल पड़ जाता है, सब लोग देखते हैं सरकार की तरफ टकटकी लगा के कि सरकार कोई घोषणा करेगी, सरकार मुआवजा देगी। फसल बीमा कंपनियां जिस तरह गुंडागर्दी करके किसानों को प्रीमियम लेके भाग जाती है, कौन उनको पकड़ेगा? पेपर लीक की घटनाएं जिस तरह हो रही है, बजरी माफिया का जो आतंक है, जिस तरह हम हमारे खेत के अंदर अगर पत्थर निकाल के पेट पाड़ ले तो माइनिंग वाला आके पेनल्टी कर देते हैं, मुकदमा दर्ज कर लेते हैं, किसी ने बलव जगह लिया, किसान को तंग करने के लिए विजिलेंस आ जाती है, तब आपको याद आती है सरकार। लेकिन सरकार में आपके लोग नहीं है, भेज भी दोगे, अपना बिजनेस करेंगे, अपना काम करेंगे, लड़ने की क्षमता राजस्थान के अंदर नेताओं के अंदर नहीं रही। और इसलिए दुर्भाग्य से 70 साल में इस प्रदेश के अंदर 2 ही दल रहे, एक कांग्रेस और एक भारतीय जनता पार्टी। तीसरी ताकत की परिकल्पना अगर किसी ने करी, तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ विधानसभा और लोकसभा के अंदर तेजाजी का जयकारा लगा के देश के किसानों का ध्यान इस राजस्थान की ओर आकर्षित कराया और नागौर की धरती से इस कर्ज माफी के आंदोलन को अगर हवा दी, फ्री बिजली टोल मुक्त राजस्थान के आंदोलन को हवा दी, तो आपके विधायक ने, उस समय के आपके सांसद ने इस देश के अंदर, राजस्थान के अंदर नई RLP पार्टी का गठन करके ये साबित कर दिया
कि वो राजस्थान नहीं रहा जो पार्टियों के पीछे भागेगा। अभी नया राजस्थान बना है जहाँ तीसरी ताकत खड़ी हो सकती है। भाइयों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से प्रेरणा लेके भारतीय आदिवासी पार्टी बनी। पहली बार के अंदर उस पार्टी के 3 विधायक और 1 सांसद बने। हमारे भी 3 विधायक 1 सांसद थे, लेकिन मेरे साथ जो टीम थी, जितना मैं काम कर रहा था राजस्थान के अंदर, उतना वो टीम काम नहीं कर पाई। और 2 साल कोरोना के अंदर हमारे कैसे निकल गए। कोरोना ने परिवार खाली कर दिए। 50 लाख मौतें देश के अंदर हुई। सरकारी आंकड़े कुछ भी कहे, लेकिन हर घर से या हर पड़ोस से एक आदमी कोविड के अंदर चला गया। जब दूसरी लहर चली थी तो ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव के अंदर दम तोड़ते देखा था। मेरे पास टेलीफोन आते थे, एमपी साहब 1 सिलेंडर दिला दो, मेरे बच्चे को भर्ती करा दो, मेरे पिताजी को भर्ती करा दो, हॉस्पिटल में बेड दिला दो। इस तरह के दौर से हिंदुस्तान गुजरा था। कौन गुनहगार उन चीजों के लिए, इस ओर भी आपको ध्यान देना होगा कि अगर सरकार कोविड के अंदर जब कोरोना आया और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा देती तो कोरोना हिंदुस्तान में इस तरह नहीं फैलता। लेकिन लोकसभा चलाई, मुझे कोविड हुआ और 100 से ज्यादा नेता अस्पताल के अंदर थे। कई एमपी और कई मंत्री कोरोना के अंदर उनकी मौत हो गई थी। बहुत से हमारे डॉक्टर चले गए, कोरोना वॉरियर चले गए, जवान चले गए। दूसरी लहर जब आई थी तो ऑक्सीजन के अभाव के अंदर दम तोड़ा। ऑक्सीजन की कमी नहीं देश के अंदर। जब नागौर के अस्पताल के अंदर, उस समय मुझे अच्छी तरह याद, उपचुनाव चल रहे थे राजस्थान में। मैं सुजानगढ़ को चुनाव के बाद जब आया तो मुझे अस्पताल के हमारे जो किसान के बेटे वहां काम करते, उन्होंने कहा कि साहब हमें 70-80 सिलेंडर देते हैं और हमें ये कहा जाता है कि आप ऑक्सीजन का फ्लो धीरे रखो ताकि पता भी नहीं लगे कि सरकार के पास ऑक्सीजन नहीं है, और धीरे धीरे ऑक्सीजन दो। मर भी जाए तो अपने गले नहीं गलेगा कि सरकार के पास ऑक्सीजन की कमी है। और जब लोगों ने कहा, मैंने अस्पताल जाके मीटिंग ली। मैंने पूछा भाई कितने सिलेंडर की आवश्यकता है? बोले 350। कितने मिल रहे हैं? बोले साहब 75-80। तो फिर मरना ही है। उसी दिन से मुझे कोविड हो रखा था, लेकिन फिर भी आईसीयू वार्ड से लेकर तमाम अस्पताल का दौरा किया। 50 लाख रुपए पहले कोविड जब आया था तब हमने, पुरानी एमपी पैसा खर्च करना भूल गई थी, वो पैसा कोविड के अंदर मैंने 50 लाख देके शुरुआत करी। और दूसरी कोविड के अंदर 350 सिलेंडर उसी दिन शाम से नागौर जिले के अंदर मंगवाए। मैं ये नहीं कहता कि मैंने सबकी जान बचा ली, लेकिन मैदान छोड़ के नहीं भागा था, आपके बीच खड़ा था हर सुख और दुख के अंदर, और आपके बीच ही नहीं खड़ा था। इस राजस्थान के सम्मान की लड़ाई कोई लड़ रहा था। इस देश की पहलवान बेटियां जिनकी इज्जत तार तार की गई, जब देश की पहलवान बेटियों ने पुकारा कि हिंदुस्तान से कौन भाई हमारी रक्षा करने आएगा, तेजा जी का भक्त हनुमान बेनीवाल उन पहलवान बेटियों की रक्षा करने के लिए जंतर मंत्र पर गया और लोकसभा के अंदर उस बाहुबली के छक्के छुड़ा दिए। जब किसान आंदोलन हुआ तब हिंदुस्तान से बात उठी कि किसान आंदोलन का जो युद्ध हो रहा है इसमें आहुति कौन देगा। तब हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसान नेताओं ने आहुति नहीं दी। जाट समाज से अगर कोई किसान आंदोलन के अंदर कूदा, जिसने मंत्री पद को ठोकर मारी, वो नागौर का सांसद था जिसने मोदी और अमित शाह से टक्कर लेकर 70 दिन इस हाईवे को जाम किया और आपके सम्मान के अंदर सत्ता को ठोकर मारी। तीसरा भाइयों, जब देश के अंदर सेना को ठेके में दे दिया तब कोई नहीं बोलता था। लोगों को तो पता ही नहीं कि अग्निवीर है क्या। आधे लोग जो किसी को हाथ में दे दो, आप किसी नेता को कम पढ़ा लिखा उनको कह दो कि अग्निवीर क्या है, वो कहेगा अग्निवीर के बारे में तो नहीं जानता। अग्निवीर जब योजना लागू हुई देश के अंदर, उसका विरोध अगर किसी ने किया तो तेजा जी के भक्त हनुमान बेनीवाल ने अग्निवीर का विरोध किया। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, हमारे दिल्ली की तरफ तैयारी कर लो। उसका परिणाम ये हुआ कि पहले 25% अग्निवीर रखने की बात थी, अब सरकार ने कहा कि 50% को नौकरी हम दे देंगे, 50 वापिस जाएंगे। आप थोड़ी हिम्मत रखना, वो दिन दूर नहीं जब सेना के सम्मान के अंदर अग्निवीर व्यवस्था को भी खत्म कराएंगे। किसान के समर्थन मूल्य पे खरीद, कर्ज माफी, सशक्त लोकायुक्त, टोल मुक्त राजस्थान। आपके नजदीकी टोल है, आपको बुरा लगता है टोल देते हुए, लेकिन कोई भी पार्टी ये बात नहीं कहती कि टोल फ्री होना चाहिए। मेरी पार्टी तो ये बात कहती है, लेकिन मुझे तो 3 से आप 1 पे ले आए थे। 3 से अगर 33 पे जाता तो अभी तक करते था टोल फ्री, सरकार को रोक देता वहीं के वहीं। लेकिन एक व्यक्ति है, लड़ रहा है, वो हर वर्ग के लड़ रहा है, हर समाज के लड़ रहा है। बहन, बेटी, अबला,
की तरफ कोई उंगली उठाता है, उससे पहले हनुमान बेनीवाल वो पहुंच जाता है। किसी दलित पर अत्याचार होता है, हनुमान बेनीवाल उसको न्याय दिलाने के पहुंचता है। गरीब को गणेश मान के मैंने सेवा करी, और उसी का परिणाम है कि आप दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद दे रहे हो, और तेजाजी महाराज का जयकारे के साथ आदर्श राज की स्थापना की जो परिकल्पना हमने की, निश्चित रूप से हम दिशा के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज दुर्भाग्य देखिए कि हम टूर्नामेंट करा रहे हैं, वर्ल्ड के अंदर भारत आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा देश हो गया, लेकिन अपने मेडल कितने आते हैं? 1, 2 और 2, 3 में नाम राजीव कूदा मेडल ले लियो, मेडल ले लियो। छोटे छोटे देश जो पूरे नागौर जिले राजस्थान जीते होंगे 40, 50, 60, 70, 80, 100, क्योंकि उनको सुविधाएं मिलती। ये सुविधाएं क्या है? ये टूर्नामेंट करा रहे हो, ये तो गांव वाले और भामा साहब चंदा करके करवा रहे हो। काहे के टूर्नामेंट सरकार को देना चाहिए ना, पूरा बजट सरकार दे। ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए सरकार पूरी व्यवस्था करे कि बच्चा खेल रहा है, उसकी पूरी पढ़ाई लिखाई, उसका रहने करने की आगे किस तरह बढ़े। हालात ये है कि कोई तीरंदाजी में जाना चाहता तो उसके पास अच्छा धनुष नहीं है, कोई शूटिंग में जाना चाहता तो उसके पास पिस्टल नहीं है, कोई फुटबॉल खेलना चाहिए तो उसके पास ग्राउंड नहीं है, कोई हॉकी खेलना चाहता तो उसके पास हॉकी का ग्राउंड नहीं है, जो आधुनिक आपका मॉडर्न जिस तरह का आता है, मेट की व्यवस्था नहीं है। तो भाइयों, ये हिंदुस्तान की तस्वीर है, चंदा करो और जीवन जीमो, बस ये हिंदुस्तान की तस्वीर है। यहाँ भामा से आ जाएंगे, 2 पैसे दे देंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे, ताली बजाएंगे, हमारा देश भारत जनगण मन करके निकल जाओ। इससे ज्यादा मुझे तो लड़ाई नजर आने नहीं कहीं पे, क्योंकि मैं तो लड़ाइयों के दौर से निकला हूँ। सरकार जब तक खुद नहीं चाहे, हर चीज का प्राइवेट सेक्टर के अंदर सरकार जो भी चीज आती है उसको प्राइवेट कर दो, इस चीज को प्राइवेट कर दो, तो फिर सरकारी सेक्टर का क्या होगा मेरे भाइयों? जब इस चीज की भी चिंता करनी है कि सरकारी हमारी स्कूल है वो आगे कैसे बढ़े। सरकार खुद ही चाह रही है कि सरकारी स्कूलों को फेल करो और प्राइवेट स्कूल वालों को मदद करो। तो मैंने लोकसभा के अंदर एक बात कही थी कि प्रत्येक MP का बच्चा बच्ची और कलेक्टर SP का बेटा बेटी अगर सरकारी स्कूल में पढ़े तो मास्टर भी लग जाएंगे, सारा काम भी होगा। ये मैंने मामला उठाया था। ये निश्चित रूप से एक संदेश देश के अंदर जाएगा। हमारे तंत्र की ये व्यवस्था है कि आज सरकारी स्कूल के अंदर रंग रोगन कराना हो तो 10,000 रुपये नहीं उनके पास, फर्नीचर के अभाव के अंदर सेंटर नहीं मिलता, कुछ भी नहीं हम लोगों के पास। बातें कर देंगे, धन्ना सेठों का 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया दोनों सरकारों ने 15 साल के अंदर, तो किसान का कर्जा माफ भी कर दो, एक बार बूस्टर डोज दो किसान को, किसान अपना आप आगे खड़ा हो जाएगा। खैर, आने वाला समय ये बताएगा। आप लोगों को निश्चित रूप से मजबूती के साथ, अच्छी सोच समझ के साथ एक रहते हुए आगे बढ़ना है। और एक संदेश फिर आपको यह दूंगा कि इस इलाके के अंदर 15-20 साल के अंदर आपस में बैठना सीख गए। पहले आपस में बैठते नहीं थे, जो सरपंच में आमने सामने लड़ते थे, अब आपस में बैठना भी सीख गए, एक दूसरे कार्यक्रमों में जाते हो। एक ही संदेश दूंगा कि छोटी सी बात को जिसका कोई अर्थ नहीं है उसको मुद्दा बना के लंबे समय तक उस बात पे अड़े हुए नहीं रहना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि डेरू से पूरे इलाके में संदेश जाता है। और मेरा तो एक तरीके से ये गांव ही मान लो, हमेशा आपने आशीर्वाद रखा, हमेशा प्रयास किया। ये सड़क जिससे मैं आया हूँ, सड़क थोड़ी खराब बनी है, ये सही है, मैं बार बार इसकी जांच करा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि ठेकेदार कुएं में नहीं कूद जाए, लिख दे कि हनुमान जी की वजह से हमारा सड़क पुलिस मेरे पीछे दौड़ेगी, ऐसा लग रहा। मैंने ठेकेदार को टाइट करेगा, आप चिंता नहीं करें, इस सड़क को पूरी ठीक कराएंगे। आपके डेरू के अंदर 2 सड़कें मुझे और लिख के दिया आपने। वैसे तो डेरू खोड़वा, ये तो डेरू की, बाकी डेरू लाला नहीं बढ़ गई, अंदर हो ही गई आपके। एक तो लिख के दिया है डेरू गांव में डेरू सिलगांव रोड से 22 प्याऊ बाएं से प्याऊ तक 4 किलोमीटर, और टांकला से डेरू रोड में चौड़ाई को 1 किलोमीटर बाकी है। ये आपके दोनों करवा देंगे। थोड़ा सा चुनाव इससे मामला थोड़ा सा, ये जो पहले का पैसा आया हुआ इलाके के अंदर, उसमें भी अभी कई जगह टेंडर हुए, कई जगह ठेकेदार भाग गए, किसी को पकड़ के ला रहे हैं, कोई भाग रहा है, कोई ले नहीं रहा है। सारे काम स्टार्ट कराए, समय लग गया। ये डेरू पंचायत के जितने भी डेरू गांव के काम है, इनको मैं जल्दी आपके दोनों सड़कों को भी मैं करवा दूंगा, आप निश्चित रहे। मैं जो कहूंगा वो करूंगा, समय लग सकता है,
स्कूल के अंदर 40 लाख रुपए, आपके 35-40 लाख रुपए डीएमएफटी आए हुए हैं, लेकिन चूंकि आप लोग चाहते हो कि स्कूल नया बने, इस उस पैसे को खर्च नहीं कर रहे हो। मैं आज घोषणा कर रहा हूँ, इस स्कूल को भेज के, अब तो दिल्ली से बनेगा, सारा पैसा दिल्ली का आएगा, और जो स्कूलों के मंत्री है वो भी मेरे अच्छे मित्र हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि हमारे 10-15-20 स्कूल जिले में, 5-7-10 स्कूल खीमसर के अंदर, जिसमें डेरू का स्कूल भी अच्छा मॉडर्न स्कूल हम जिसको कहते हैं, एकदम नई बिल्डिंग, जो नई बिल्डिंग जिले के अंदर और 3-4-5 जगह बनी है, ऐसी नई बिल्डिंग डेरू में बने, इसकी शुरुआत हम जल्दी करा देंगे। डेरू में नई स्कूल की मैं घोषणा करता हूँ। साथ ही साथ और बच्चे में आपके अगर बिजली के कोई काम है, किराए की बिजली पूरी बच गई, एक और किराया, और कोई आपके अगर विकास के काम है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, टंकी आपके बने रही ना डेरू में, नाम आ तो गया, डेरू हाईवे में नाम तो मोटो लंबो छोड़ो, डेरू गुड़िया 60 में तो रहेगा ना, गुड़िया पानी पिएगा तो क्या दिक्कत है, तो ना 60। ऐसे मुद्दा मत, मेरी बात सुनो, टंकी का मुद्दा मत बनाओ, डेरू गुड़िया लिखा हुआ है। लोग तो डीडवाना कुचामन लिख के उड़ाई फिर लाई, डीडवाना कुचामन 3 लिख दे तो ही लाल लाल फिर। गुड़िया आपकी पंचायत का गांव है, गुड़िया कोई अलग नहीं है, तो डेरू के साथ लिखा है डेरू गुड़िया। काय कह रहे हो बाबर, काय कह रहे हो बताओ? अरे टंकियों की चिंता क्यों कर रहे हो? तो मैं तो सारी सरकार यहाँ लेके आ रहा हूँ, तुम टंकी टंकी कर रहे हो। वो कह रहे हैं वो नाम बड़ा नाम जी, आप जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक है? इतना मैं भी समझता हूँ। टंकी जल्दी चालू करा देंगे, आप जैसा चाहोगे बैठा के आप लोगों को, और जहाँ पानी सबको मिले और एक साथ आपकी बात रह जाएगी। ज्यादा इसमें करने की आवश्यकता नहीं इस बात को, है ना, या घोषणा करो, ठीक नहीं लगेगा। सरपंच यहाँ हमारे ये सीबीओ साहब नौरतन जी नाइक साहब और एससीबीओ राजू जी खदाव, श्रीमती पूजा स्वामी, कुंभाराम जी सरपंच प्रतिनिधि, पूर्व सरवण जी सरपंच प्रतिनिधि लाला, और अनंदाराम जी पूर्व सरपंच साहब, कानाराम जी बामा साहब जिन्होंने इस टूर्नामेंट का पूरा खर्चा वहन कर रहे हैं, भाई कैलाश और महेंद्र, और पूरी दारू की नौजवान टीम पूरी जो इस प्रतियोगिता के समापन तक हर की ड्यूटी है कि कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए, जिसका मैसेज पूरे जिले के अंदर राजस्थान में जाएगा। और ये बच्चे जो अलग अलग आए नागौर में जाके कहेंगे कि डेरू गांव में हम जब गए तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी, ये मैसेज हमारा पूरे राजस्थान के अंदर जाना चाहिए। तो पूरे नौजवानों को मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ, और बच्चे में आपके काम है, अगर कोई भूल से रह गया तो कागज लेके भिजवा देना, मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ, तैयार हूँ। थोड़ी सी मजबूती के साथ हमें संगठित होकर राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करना है, सत्ता के बहुत नजदीक है, थोड़ी सी सोच बदलेंगे तो निश्चित रूप से सत्ता आपके कदमों में होगी, सत्ता का सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। पहले के लोग अगर लड़ाई लड़ते तो निश्चित रूप से अभी हम सत्ता के अंदर होते, लड़ाई लड़ी नहीं, लड़ाई भी हमारे ऊपर आ पड़ी, विकास भी हमारे ऊपर आ पड़ा, हर चीज की वो कहते हैं ना कि काम नहीं कराया तो उलाना, और करा दिया तो धन्यवाद भी नहीं, तो भी लगे रहेंगे, चिंता नहीं करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, लेकिन आपको सुख दुख के अंदर छोड़ के नहीं जाएंगे, आपको टाटा बाय बाय नहीं करेंगे, यही रहेंगे आपके बीच, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।